हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आज है इसका डे 5। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप कितना स्कोर कर पाते हैं डिपेंड करेगा कितने अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चंस को पढ़ा। और एक बार फिर आज आपके पास में मौका है कम से कम 45 प्लस स्कोर करने का। याद रखिएगा, कंप्यूटर ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें, बीपीएससी की बात करें, 80 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 80 में से 75 प्लस स्कोर करने का। तो चलिए एक बार देखते हैं कि लेवल क्या रहता है एग्जाम का। चलिए, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस कोर्स मिल जाए, जिसके बाद किसी दूसरी बुक या पीडीएफ को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, अगर ऐसे कोर्स की आपको तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। 80 प्लस आवर्स का कोर्स 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ में कॉन्सेप्ट एमसीक्यू पीडीएफ मॉक टेस्ट के साथ आपको मिल रहा है अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत लगती है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस सेशन यानी डे 4 में एक क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था और कहा था जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताया। कई सारे कैंडिडेट्स ने सही और कई कैंडिडेट्स ने गलत भी बताया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। Which RAM used in computers or in laptop? कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम का उपयोग किया जाता है? हम सब जानते हैं, स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, टैबलेट की बात करें, इन सभी में जो रैम लगी होती है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, जिसे डी रैम के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टैटिक रैम का यूज कैश मेमोरी को बनाने के लिए करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि कैश मेमोरी को डेवलप करने के लिए कौन सी रैम का यूज होगा, आंसर है स्टैटिक रैम। ईपी रैम होती ही नहीं। रोम का इस्तेमाल हम सब जानते हैं कि बूटिंग के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है, तो आंसर हो जाता रोम। अगर क्वेश्चन में यह पूछते कि बायोस कहां पर स्टोर होता है, तो आंसर हो जाता रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++? कह रहा है C++ में वो कौन सा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। हम जानते हैं C++ में मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया जा सकता है और C++ में डायनेमिक मेमोरी आवंटन के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है या किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? न्यू, मैलोक, एलोक, एलोक मैम या मोर देन वन ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर। अगर हम बात करें, अगर यही क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग में पूछा जाता कि सी प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, तो आंसर हो जाता मैलोक के थ्रू, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में मैलोक के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, लेकिन C++ में न्यू ऑपरेटर की मदद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इन C++? C++ में किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? एड्रेस का मतलब एम्परसेंड, एस्ट्रिक, सेमीकोलन, ये या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज एम्परसेंड। यानी एड्रेस की हम कभी भी बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? एम्परसेंड।
which is used to access the memory address of variable in C++. Next, which of the following is the correct syntax for a single line comment in C++? कह रहा C++ में एकल पंक्ति टिप्पणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य विन्यास है? मतलब सिंगल लाइन कमेंट बताइए C++ में। हम लोग जानते हैं कि C++ में सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करते हैं। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश कहां लगा हुआ है? ऑप्शन 1 में, दैट इज कंसीडर्ड एज द राइट आंसर। वेरी गुड। अच्छा, अब एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे सिंगल लाइन कमेंट पूछेंगे तो डबल फॉरवर्ड स्लैश होगा, और अगर आपसे मल्टी लाइन कमेंट पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और ये एंड होगा किससे? एस्ट्रिक और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टीपल लाइन कमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ पॉइंटर इन C++? C++ में पॉइंटर घोषित करने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? पॉइंटर क्या है? एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंटर क्या है? हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर को हमेशा एस्ट्रिक से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर सही तरीका क्या बनेगा? इंटीजर जो कि एक डेटा टाइप है, फिर एस्ट्रिक, और फिर p जो कि पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, और सेमीकोलन। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। डिक्लेयर अ पॉइंटर इन C++, इंटीजर, एस्ट्रिक, पॉइंटर यानी p और सेमीकोलन। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ क्लास इन C++? कह रहा है C++ में किसी क्लास को परिभाषित करने का सही तरीका क्या है? अब जरा एक बार देखो, सेमीकोलन तो सब में लगा गया है। C++ में क्लास को डिफाइन करने के लिए मेन फंक्शन का यूज करते हैं। मेन फंक्शन किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। इसके साथ क्लास और क्लास का नाम, तो क्लास है CLASS क्लास, और माई क्लास ये क्लास का नाम है, और फिर फंक्शन आपका ओपन है, फंक्शन क्लोज है, और सेमीकोलन है। यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लास, माई क्लास, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और सेमीकोलन टू डिफाइन अ क्लास इन C++। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++? C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है? हम लोग जानते हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं? डबल कॉलन की मदद से। यानी इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन। दूसरा जो दिया हुआ है ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। तीसरा जो दिया हुआ है ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। चौथा जो आपको मिल रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ में कॉलन, ये टर्नरी ऑपरेटर है। और जो परसेंटेज का सिंबल मिल रहा है ये मॉड्यूलस है, यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर है। तो यहां पर ऑपरेटर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ इंटीजर इन C++? C++ में पूर्णांकों की एक सरणी के लिए गतिशील मेमोरी आवंटित करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? हम लोग जानते हैं डायनेमिक मेमोरी अगर हमें एलोकेट करनी है तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? न्यू ऑपरेटर का। तो क्या ऑप्शन में हमें कहीं न्यू ऑपरेटर दिख रहा है? ढूंढो। पहले ऑप्शन में न्यू दिया है, यानी ये हो सकता है। दूसरे में न्यू ऑपरेटर नहीं है, ये नहीं हो सकता। तीसरा भी नहीं हो सकता। फोर्थ वाले में न्यू दिया है, ये हो सकता है। और फिफ्थ का तो देखते। अब जरा ध्यान से देखो कि यहां पर बात हो रही है करेक्ट वे टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। और एरे ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? इंटीजर, उसके एड्रेस एस्ट्रिक, एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। ये बिल्कुल सही तरीका है एक्सप्रेस करने का। और फिर सेमीकोलन। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर न्यू ऑपरेटर का यूज हुआ है जो क्या करेगा? एलोकेट करेगा मेमोरी को डायनेमिक फैशन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन C++? C++ में किसी वर्ग के सदस्यों के लिए डिफॉल्ट एक्सेस
जो विनिर्देशक है वो क्या है? हम जानते हैं डिफॉल्ट रूप से जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या है? प्राइवेट है। वैसे तो हम पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट माना जाता है वो क्या है? प्राइवेट। यानी सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which function is used to find the length of a string in C++? C++ में स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि C++ में स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? इसी से ही बनती है हमारी स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साइज को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइज ऑपरेटर, साइज का यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं, या स्ट्रिंग लेंथ का यूज करते हैं? बताइए। मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्या इनमें से कई सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, या नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं, या आता है बताएंगे नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। साइज फंक्शन, लेंथ फंक्शन और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का प्रयोग करके हम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। लेकिन ऑल ऑफ दीज तो दिया नहीं है, यानी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि ये तीनों के तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए C++ में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप इन C++? C++ में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेक, कॉन्टिन्यू, एग्जिट, एंड, या ऑल ऑफ दीज? अगर हमें लूप को टर्मिनेट करना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक क्या करेगा? लूप को वहां से बाहर यानी टर्मिनेट कर देगा। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इन C++? बाय डिफॉल्ट कह रहा है जो मेन फंक्शन होता है C++ में वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा? वॉइड, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, या मोर देन वन ऑप्शन? करेक्ट आंसर है इंटीजर। तो C++ बाय डिफॉल्ट रूप से मेन फंक्शन में इंटीजर यानी इंट मेन ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन इन C++? C++ में अपवादों को संभालने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैच, थ्रो, ट्राई, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं जो फेमस एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरीके हैं C++ में वो तीन हैं। कैच के थ्रू भी पॉसिबल है, थ्रो के थ्रू भी पॉसिबल है, और ट्राई के थ्रू भी। तो कैच, थ्रो और ट्राई ये तीनों सही हैं, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट डज द न्यू कीवर्ड डू इन C++? C++ में न्यू कीवर्ड क्या करता है? अभी हम लोग ने देखा था पीछे कि न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो क्या कहीं पर ऐसा कुछ दिख रहा है? एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल सही है। डी एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल नहीं। क्रिएट अ न्यू वेरिएबल बिल्कुल नहीं। डिलीट अ वेरिएबल नहीं। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं। यानी करेक्ट आंसर होगा एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is a valid way to declare an integer array of size 5? निम्नलिखित में से कौन सा आकार 5 की पूर्णांक सारणी घोषित करने का वैध तरीका है? हम लोग जानते हैं सबसे सरल तरीका क्या है? इंटीजर, एरे, 5, सेमीकोलन। इसके द्वारा हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इंटीजर एरे ऑफ साइज 5 को डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना? तो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। नाम क्या है? ARR एरे। और साइज कितना गिवन है? 5। दैट इज द करेक्ट वन। और ये शुरू कहां से होगा? 0 से लेकर 4 तक। तो 0 1 2 3 4, है ना? ये इसका इंडेक्स रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज C++? C++ क्या है? क्या ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्योर तो नहीं, लेकिन सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जरूर है, तो ये सही है। C++ क्या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या यहां पर कोई एक प्रोसेस फॉलो होता है? जी हां, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो फॉलो होगा, यानी ये भी सही है। C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या ये दोनों को फॉलो करता है? जी हां,
यानी थर्ड बनेगा सही ऑप्शन। सी प्लस प्लस इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी नहीं, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती है। तो करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस? सरल सा क्वेश्चन, सी प्लस प्लस की खोज किसने करी? डेनिस रिच्ची? नहीं। केन थॉमसन? नहीं। ब्रैन कर्निंगन? नहीं। बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप इज द करेक्ट वन। बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप is the original creator of C++ in 1979। कब डेवलप की गई C++? 1979 में। और कहां डेवलप की गई? तो AT&T's बेल लैबोरेटरी में इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय C++? C++ में जो अप्रोच यूज की जाती है वो कैसी है? लेफ्ट राइट? ना। राइट लेफ्ट? ना। बॉटम अप अप्रोच? जी हां, क्योंकि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में जो अप्रोच यूज करते हैं वो क्या है? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब कि हम यहां पर मॉड्यूल्स पर काम करते हैं, मॉड्यूल्स को रीयूज करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन C++ आर ओपनड इन डैश मोड। वेरी फेमस क्वेश्चन। डिफॉल्ट रूप से C++ में सभी फाइलें किस मोड में खोली जाती हैं? बताइए। बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि C++ में जो सोर्स कोड होता है वो टेक्स्ट फाइल में होता है। तो जितनी भी फाइल्स हम ओपन करेंगे वो किस फॉर्मेट में करेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट में। बाइनरी 0-1 में तो होगा नहीं, आस्की में भी नहीं होगा, ISCII इसमें भी नहीं होगा, इंडियन वाले में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा? टेक्स्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो डिफॉल्ट रूप से C++ में सभी फाइल टेक्स्ट मोड में खोली जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास? क्लास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। यस, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देयर आर टोटल of dash reserved words in C++। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि C++ में कुल कितने आरक्षित शब्द हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब कीवर्ड्स। तो कुल कीवर्ड की संख्या C++ में कितनी है? 50, 36, 32, 95 या 31? सी प्रोग्रामिंग में तो 32 है, 32 है, लेकिन अगर C++ की बात करेंगे तो टोटल कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स की संख्या कितनी है? 95। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सारे कीवर्ड्स को अगर हम जोड़ें तो ये सम कितना बैठेगा? 95 रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। नेक्स्ट, विच अदर कीवर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू डिक्लेयर द क्लास अदर देन क्लास? कह रहा है क्लास कीवर्ड को छोड़कर हम किस कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं क्लास को डिक्लेयर करने के लिए? तो हम लोग जानते हैं अगर हमें क्लास को डिक्लेयर करना है तो स्ट्रक्ट का यूज भी कर सकते हैं और यूनियन का यूज भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रक्ट फॉर द स्ट्रक्चर एंड यूनियन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी? क्या आपने एसक्यूएल पढ़ा है? बहुत अच्छे से। क्या आपने एसक्यूएल में अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है? जी हां, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, इन सब के बारे में। तो मुझे बताइए कि सिक्योरिटी का काम किसका है? DDL सिक्योरिटी का काम करती है, DML, DCL, TCL या DQL? सिक्योरिटी का मतलब या तो राइट्स देना या तो राइट्स को ले लेना। तो राइट को देने का मतलब कमिट नहीं, राइट को देने का मतलब क्या होता है? ग्रांट, और ले लेने का मतलब रिवोक।
हम सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? या तो किसी को राइट्स दे देंगे एक्सेस करने के, या तो से राइट्स ले लेंगे। तो ग्रांट और रिवोक किस में आता है? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज एम्प्लॉयड इन अ टेलीफोन नेटवर्क? टेलीफोन नेटवर्क में कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? फास्ट पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, राउटिंग, या ऑल ऑफ दीज? टेलीफोन नेटवर्क में जो यूज होता है वो क्या है? सर्किट स्विचिंग है, यानी सेकंड इज द राइट वन। जबकि पैकेट स्विचिंग किस में आएगा? अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, नेटवर्क की, तो वहां पर जो डेटा ट्रैवल होगा वो किस में होगा? पैकेट्स में। तो वहां पर आंसर क्या होगा? पैकेट स्विचिंग या फास्ट पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का डैश सॉफ्टवेयर है। बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इतनी बार पूछे जाने पर भी कैंडिडेट गलत आंसर ही लगाते हैं। देखते हैं आप सही लगा पाते हैं या आप भी गलत लगाते हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या है? क्या हमारे लैपटॉप में, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेटाबेस का यूज होता है? जी हां, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके साथ में उनका डेटाबेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में उसका डीबीएमएस हो, सॉफ्टवेयर के साथ में उसका डीबीएमएस हो। तो इस सेंस में आंसर क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी फर्स्ट वन। लेकिन कई बार कैंडिडेट डीबीएमएस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगा कर आते हैं, या 1 and 3 या 2 and 3 ये भी लगा देते हैं, है ना। उनको लगता है कि 2 भी हो सकते हैं। ना ना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कई बार जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहां बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि डीबीएमएस कई जगह पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसको नहीं मानते। और अगर वैलिड बुक्स की बात करें, ओरेकल अगर आपने पढ़ी हो, ओरेकल की बुक्स आपने पढ़ी हो, माई एसक्यूएल की बुक्स आपने पढ़ी हो, तो वहां पर क्लियर कट तरीके से दिया हुआ है कि डीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एग्जामिनर भी इसी को मानता है। याद रखिएगा। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 15, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? सोचो। अच्छा जी, ऑक्टल का मतलब होता है जिसकी बेस वैल्यू 8 हो। ऑक्टल मतलब 8, और यहां पर जो दिया है वो है क्या? डेसिमल नंबर 15। डेसिमल नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे क्या? आइए देखते हैं। बिल्कुल सही, इसका आंसर बनेगा 17। लेकिन ये बना कैसे? जो नंबर गिवन है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8, क्या रिमाइंडर आया? 15 माइनस 8 7। अब ये जो 1 है ये ले लेंगे, ये वाला 1, और जो रिमाइंडर है ये ले लेंगे। तो 1 और 7 को मिलाकर लिख देंगे क्या? 17। क्या ये बात समझ में आई? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो जरा ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। तो आपने कहा सर ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 14 गिवन है, तो 14 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा तथास्तु, बहुत बढ़िया। तो 8 को 14 से डिवाइड किया, क्या आया? 8 1 जा 8, और 14 को 8 में से माइनस किया, क्या आया? 6। 1 और 6 को मिला के लिख दिया, तो आंसर बन गया 16। जेब में रख के घर ले जाइए। समझ में आया? चलो, अब इस तरीके से आप किसी भी नंबर का ऑक्टल नंबर निकाल सकते हैं, है ना। आप ट्राई करिए। 15 का ऑक्टल नंबर 17, 14 का 16, 13 का 15, 12 का 14, 11 का 13, 10 का 12, 9 का 11, 8 का 10, है ना। किसी का भी निकाल सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी है,
आप किसी भी डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर निकाल सकते हैं। ट्राई करिए। द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ a*b प्लस c डिवाइडेड बाई d इज, कह रहा है इस एक्सप्रेशन का जो इनफिक्स फॉर्म में है इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करिए। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद प्रयास करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए कि आपने सही किया या नहीं। आइए, तो यहां पर दिया है पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, ब्रैकेट्स की, फिर पावर, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड जिनकी सेम है, और प्लस और माइनस जिनकी सेम है, और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला काम क्या है, अब यहां पर हमने देखा क्वेश्चन में तो हमें 3 सिंबल दिख रहे हैं, 3 ऑपरेटर दिख रहे हैं, एक मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक डिवाइड। सबसे पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद प्लस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई वाले को ब्रैकेट में कर लिया, और फिर उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड वाले को भी हमने क्या किया, ब्रैकेट में कर लिया, प्लस को अलग रख दिया। तो आइए पहले करते हैं मल्टीप्लाई को सॉल्व। a मल्टीप्लाई बाई b क्या है, पोस्ट फिक्स में लेकर जाना है, तो मल्टीप्लाई को बाद में ले जाएं, a भी मल्टीप्लाई कर दें, बाकी ऐसे ही लिखा रहे। अब क्या करना है, डिवाइड वाले सिंबल को बाद में ले जाएं, यानी cd डिवाइड, बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा, है ना। देखो बाकी कॉपी पेस्ट कर दिया, cd डिवाइड। अब क्या करें, अब प्लस वाले को सॉल्व करें और प्लस को बाद में ले जाएं, पोस्ट फिक्स में ले जाएं, तो बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा, बस प्लस क्या चला जाएगा, बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ये आ गया ab मल्टीप्लाई cd डिवाइड और प्लस, यही तो आंसर है। समझ में आया, कर लिया आप लोगों ने। तो ab एस्ट्रिक्स cd डिवाइड प्लस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्प्लेज रिकॉर्ड इन विच मैनर। डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर बाय क्लॉज किसमें रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है। ऑर्डर बाय का मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऑर्डर बाय डिफॉल्ट रूप से जो किस पर काम करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम ASC नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऑर्डर बाय का यूज करते हैं, तो ये किसमें अरेंज करेगा बाय डिफॉल्ट, असेंडिंग ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। अगर हमें डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, DESC लिख देंगे, डिसेंडिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑर्डर बाय का यूज करेंगे तो किसमें होगा, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। बहुत बढ़िया। डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, कितना प्यारा क्वेश्चन। कह रहे क्वेरी यहां पर आपको दी हुई है, डिलीट फ्रॉम बुक, टेबल का नाम क्या है, बुक। डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000, एक कंडीशन दी हुई है। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, DDL, DML, DCL, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही। जैसे ही आपने देखा डिलीट किस में आता है, DML में। अगर DML में डिलीट आता है तो इसका मतलब ये ऑपरेशन किसका होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, यानी सेकंड इज द राइट वन। यस, हम लोग जानते हैं कि DDL में क्या क्या आता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML में क्या आता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL में क्या आता है, राइट्स को देना या ले लेना, ग्रांट या रिवोक। TCL में क्या आता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो ये किसका पार्ट हो गया, डिलीट, DML का। तो आंसर क्या बन गया, DML। क्लियर। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन SQL इज, कह रहा है लेटेस्ट वाले वर्जन्स में, है ना। आपको यहां पर आंसर किसके अकॉर्डिंग देना होगा, लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग। तो SQL के लेटेस्ट वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट है वो क्या है, YYMMDD, यानी YYYY, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
दैट इज द राइट फॉर्मेट। नेक्स्ट, अ टेबल कैन हैव, कह रहा है एक तालिका में, एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज हैं और कितनी यूनिक कीज। एक बात तो आप जानते हैं कि जब भी हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इसमें प्राइमरी की कितनी होंगी? सिर्फ एक। लेकिन यूनिक कीज कितनी होंगी? अनेक। तो एक है प्राइमरी की और अनेक है यूनिक की, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द राइट वन। वन प्राइमरी की एंड मोर देन वन यानी मैनी यूनिक कीज। आइए जरा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, ये एक स्टूडेंट की टेबल है जहां पर रोल नंबर प्राइमरी की है, लेकिन फोन नंबर यूनिक की, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक की। तो यूनिक की तो कई हैं जिसके द्वारा हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके द्वारा डेटा को चेक किया जा सकता है, यूनिक कीज। लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। नेक्स्ट, द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम दी, कह रहा है प्राथमिक कुंजी यानी प्राइमरी की का चयन कहां से किया जाता है? कंपोजिट की से, डिटरमिनेंट से, कैंडिडेट की से, फॉरेन की से, या ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज कई होती हैं और उसमें से हम चुनते हैं प्राइमरी की, और जो रह जाएगी वो कैसी की होगी? जो प्राइमरी की चुन ली वो तो प्राइमरी की है, और बाकी जो कीज बनेंगी वो क्या बनेंगी? ऑल्टरनेट कीज, जो प्राइमरी की के तरीके से ही बिहेव कर रही होगी, जैसे ईमेल आईडी, जैसे रोल नंबर। क्या रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है? हो सकता है, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी। तो ये सभी कैंडिडेट कीज हैं जिनके द्वारा डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, इनमें से एक हमने ले ली प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी, और बाकी रोल नंबर और ईमेल आईडी क्या हो गया? कैंडिडेट की, या फिर ऑल्टरनेट कीज भी इनको हम बोल सकते हैं। तो इन कैंडिडेट की में से एक की प्राइमरी की हो जाएगी, ये यूनिक की भी कहला सकती है। रोल नंबर आपकी यूनिक की भी हो सकती है, ईमेल आईडी आपकी यूनिक की भी हो सकती है, या फिर इसको ऑल्टरनेट कीज भी कह सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश इज अ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडोज। विंडोज में जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है वो क्या है? हम लोग जानते हैं विंडोज के लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें तो इसमें जो बूट स्ट्रैप यूज होता है वो क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी लोडर। न्यू टेक्नोलॉजी लोडर को क्या बोलते हैं? NTLDR, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। विंडोज NT से लेकर विंडोज XP तक क्या यूज होता है? NTLDR। लेकिन जो विंडोज विस्टा के बाद में जितने भी वर्जन्स हैं उनमें क्या यूज होगा? बूट मैनेजर। तो आजकल NTLDR कहते तो हैं, कई जगह पर आपको लिखा मिल जाएगा विंडोज 8 में भी कि यहां पर कौन सा बूट मैनेजर है? NTLDR, न्यू टेक्नोलॉजी लोडर। लेकिन इसको सही मायने में अब हम क्या बोलने लगे हैं? बूट मैनेजर। तो विंडोज NT से लेकर विंडोज XP तक हम क्या बोलते थे? NTLDR। विंडोज विस्टा से उसके बाद में जितने भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उसमें क्या बोला जाता है? बूट मैनेजर। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, या तो आंसर NTLDR होगा या तो आंसर बूट मैनेजर होगा, या मोर देन वन अगर गिवन है तो मोर देन वन हो जाएगा इस केस में, है ना, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। नेक्स्ट, व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क ए सेंड अ मैसेज टू अ होस्ट ऑन नेटवर्क बी, विच एड्रेस डज द राउटर लुक एट। कह रहा है जब नेटवर्क ए पर कोई होस्ट नेटवर्क बी पर होस्ट को संदेश भेजता है तो राउटर किस पते पर देखता है? अच्छा जी, राउटर आ गया, इसका मतलब आंसर आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि राउटर का मतलब नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर का मतलब आईपी एड्रेस, जो सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। और आईपी एड्रेस को और क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ना ना, आईपी एड्रेस का दूसरा नाम है लॉजिकल एड्रेस। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लॉजिकल एड्रेस। समझ में आया? इसका सही आंसर क्या था? आईपी एड्रेस। लेकिन आईपी एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? लॉजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल एड्रेस।
क्लियर। नेक्स्ट, अ नैंड गेट हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। कह रहा है नैंड क्या है, यूनिवर्सल गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट, इसमें इनपुट और आउटपुट क्या होगा। हम सब जानते हैं कि नैंड गेट के केस में अगर कहीं भी इनपुट में 0 मिल जाए तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। कहीं भी अगर इनपुट में कहीं पर भी 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, ये कंफर्म है। इसका मतलब लो इनपुट के केस में हमेशा हाई आउटपुट होगा। आइए देख लेते हैं एक बार, है ना, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। नैंड गेट ये रहा आपके सामने, जहां 0 0 1, कहीं पर भी 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1, 0 1 1 1 0 1, और अगर 0 नहीं है 1 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो गया। समझ में आया। तो लो इनपुट के केस में, लो का मतलब 0 के केस में आउटपुट क्या होगा 1 यानी हाई। नेक्स्ट, ईच कुकी कैन होल्ड अप टू डैश केबी डेटा। कुकीज क्या होती हैं, जो हमारे इंटरनेट पर सर्च किए हुए डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं, वो कुकीज हैं। कुकीज सेंड कौन करता है, सर्वर। स्टोर कहां पर होती हैं, ब्राउजर में। और होल्ड कितने केबी डेटा को करती हैं, 4 केबी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 केबी या फिर 4096 बाइट। याद रखिएगा, ईच कुकी कैन होल्ड अप टू 4096 बाइट्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजक्शन विद। कह रहे एसक्यूएल में हैविंग का यूज किसके साथ करते हैं, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग। तो हैविंग का यूज हम करेंगे हमेशा किसके साथ में, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड विद एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, अगेन ग्रुप बाय का। एग्रीगेट की बात हो तब भी ग्रुप बाय होगा, हैविंग की बात हो तो भी ग्रुप बाय ही होगा। तो इन दोनों केस में आंसर क्या हो गया, ग्रुप बाय। नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज इन यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज। कह रहा है अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। क्या ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ये पूरी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि सर्कुलर का मतलब क्या है, जिसका ना शुरू है ना अंत, अनंत यानी इनफाइनाइट। लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड हो तो रहा है, क्या ये डिसएडवांटेज है, नहीं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हां, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है। थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो डिसएडवांटेज नहीं है। रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, नहीं। ऑल ऑफ दीज नहीं, यानी करेक्ट आंसर होगा इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस कहां लिखा होता है, एनआईसी कार्ड पर। कितने बिट का होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस को दूसरा नाम क्या है, बर्न्ड इन एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन मैक एड्रेस को बनाया किसने, मैक एड्रेस जो कि 12 डिजिट का होता है, मैक एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, बनाया किसने, ज़ेरॉक्स पारसी ने। पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, ज़ेरॉक्स पारसी ने क्या क्या बनाया, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ईथरनेट, लेजर प्रिंटर और मैक एड्रेस। इन सबको बनाया है किस रिसर्च सेंटर ने, ज़ेरॉक्स पारसी नाम के रिसर्च सेंटर ने। तो एग्जाम में अगर जीयूआई के कंपनी पूछे कि जीयूआई किसने बनाया, ईथरनेट केबल्स या ईथरनेट किसने बनाया, लेजर प्रिंटर किसने बनाया, या फिर मैक एड्रेस किसने बनाया, आंसर क्या होगा, ज़ेरॉक्स पारसी, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। विच लिंक लिस्ट डू नॉट हैव एंड। ऐसी कौन सी लिंक लिस्ट है जिसका कोई अंत नहीं, सिंगली, डबली, सर्कुलर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर
द करेक्ट आंसर इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना। यही तो वो लिंक लिस्ट है जिसका कोई एंड नहीं, क्योंकि आखिरी वाली नोड किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट वाली से, दैट्स व्हाई देयर इज नो एंड। नेक्स्ट, लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर, कह रहा है लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल क्या करते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि लूप बैक एड्रेस किस क्लास में आता है। बिल्कुल सही, क्लास ए में 0 से लेकर 127। लूप बैक एड्रेस होता क्या है, 127.0.0.1। लूप बैक एड्रेस का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ टेस्टिंग, ईथरनेट कॉल टेस्टिंग, नेटवर्क कॉल टेस्टिंग, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, अगर सपोज करो मैं एक हैकर हूं और मुझे टेस्टिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा, लूप बैक एड्रेस पे। मैं वेबसाइट डेवलपर हूं, मुझे वेबसाइट होस्ट करके देखनी है, टेस्ट करना है, कैसे करूंगा, लूप बैक एड्रेस पर। तो इसका दूसरा नाम है टेस्टिंग एड्रेस, लोकल होस्ट एड्रेस, ईथरनेट कॉल टेस्टिंग एड्रेस, नेटवर्क कॉल टेस्टिंग एड्रेस, ये सभी इसके नाम है। नेक्स्ट, among the below order by queries which are correct one, इनमें से कौन सी क्वेरी बिल्कुल सही है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई, बिल्कुल सही, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगी। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई असेंडिंग, ये भी बिल्कुल सही है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट where the linear node is given by means of pointer is called, कह रहा है लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा है जहां पर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर, जहां पर नोड को पॉइंटर के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। और कहां पर नोड को पॉइंटर के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, लिंक लिस्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज लिंक लिस्ट, जहां डेटा फिर नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट फिर कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे कनेक्टेड, वैसी तो है ये लिंक लिस्ट। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द HTML फाइल मेटा डेटा इज कंटेन्ड। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा, और HTML फाइल में मेटा डेटा किसको बोलते हैं, हेड टैग को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड वन। हेड में क्या क्या आएगा, टाइटल, स्क्रिप्ट और स्टाइल, दैट इज कॉल्ड अ हेड टैग। नेक्स्ट, dash is used to transfer the data directly to main memory without using CPU, बिना CPU का प्रयोग किए डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी मतलब रैम रोम में स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर CPU का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, DMA कंट्रोलर का, डेटा मेमोरी एक्सेस का, या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, DMA कंट्रोलर, विच मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जहां पर CPU के बिना यूज किए हम डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना CPU इन्वॉल्वमेंट के। तो दैट इज कॉल्ड DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, DMA की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और इसका नाम क्या है जहां पर CPU का यूज नहीं करते या CPU की जगह पर किसका यूज करते हैं। तो आंसर है DMA कंट्रोलर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक, इनमें से कौन सी रिसोर्स डेडलॉक की शर्त नहीं है। अच्छा, डेडलॉक कंडीशन होने की कितनी शर्तें हैं, 4 शर्तें। सर्कुलर वेट होना चाहिए, बिल्कुल सही। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, बिल्कुल सही। होल्ड एंड वेट होना चाहिए, बिल्कुल सही। नॉन प्रिम्पशन होना चाहिए, प्रिम्प्ट नहीं होना चाहिए। प्रिम्प्ट का मतलब छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, नॉन प्रिम्पशन होना चाहिए, तभी तो डेडलॉक लगेगा। अगर छीन लिया तो डेडलॉक कैसा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट की कंडीशन, नो प्रिम्पशन की कंडीशन और सर्कुलर वेट की कंडीशन। अगर ये चारों कंडीशन हैं तो डेडलॉक है। नॉट अ कंडीशन क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, प्रिम्पशन कंडीशन नहीं है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, नो प्रिम्पशन। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग, कह रहा है जरा मैच करके बताओ कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। आओ जरा देखते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क किससे रिलेटेड है,
शॉर्टेस्ट सीक टाइम, हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने में जो लगा समय है उसको क्या बोलते हैं? सीक टाइम। ये हो गया। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब सबसे बढ़िया सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये हो गई। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सी है? LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और डेडलॉक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? फर्स्ट का 3, 2 का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बल्ले बल्ले, समझ में आया? डिस्क शेड्यूलिंग, शॉर्टेज सीक टाइम, सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूल कैसे करेंगे? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, पेज रिप्लेसमेंट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और डेडलॉक अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ CSS इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग द लार्ज वेब पेजेस? बड़े बड़े वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की CSS का यूज करते हैं? बड़ी बड़ी वेबसाइट एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे। CSS कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए अलग से एक शीट बनाते हैं, अलग से एक पेज बनाएंगे जिसको .css के नाम से सेव करेंगे और उसको कॉल कर लेंगे मेन पेज में। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। द टर्म IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, वाज कॉइन्ड इन डैश बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट डैश। वेरी फेमस क्वेश्चन। IoT से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। क्या ये IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। स्मार्ट वॉच इंटरनेट से कनेक्टेड, रेफ्रिजरेटर इंटरनेट से कनेक्टेड, AC इंटरनेट से कनेक्टेड। हर चीज जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसने ये टर्म बनाया? केविन एस्टॉन ने। कब बनाया? 1999 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय मिस्टर केविन एस्टॉन इन ईयर 1999। तो ये रहे आपके बेस्ट 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताना जरूर है स्कोर कितना आया। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन डैश। कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है? बताइए। CPU एंड रैम के बीच में, रैम एंड रोम के बीच में, CPU एंड हार्ड डिस्क के बीच में, CPU या रोम के बीच में, ऑल ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक बार कमेंट करके आप सभी बताइएगा। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एक बार BPSC और स्टेट लेवल पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, MCQ वाइज, PDF वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ा जाए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, गेट लेवल तक, ताकि सरल से सरल क्वेश्चन को और टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को, जो कि लेटेस्ट कोर्स है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर कनेक्ट कर लीजिएगा। आज के सेशन में अगर कोई भी डाउट आपको लगा हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये डाउट है सर, ये समझ में नहीं आया, है ना। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।